नमस्कार। आज सुनिए सहज और सरल भाषा में मनोभावों एवं संवेदनाओं को प्रकट करने वाली सशक्त लेखिका सुधा जुगरान जी की कहानी आशियाना। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और बेटा अपने परिवार सहित मुंबई में रहता है। छोटी छोटी बातों में पत्नी पर आश्रित रहने वाले योगेश जी अब अकेलेपन का दंश झेल रहे हैं। यह अकेलापन आज के समय में अधिकतर बुजुर्गों की समस्या बन चुका है। तो आइए सुनते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों में अकेलेपन की समस्या से जूझते हुए बुजुर्गों की मार्मिक कहानी आशियाना। एक दिन मेरे बिना रहोगे तो पता चल जाएगा कि बीवी के बिना रहना कैसा होता है, और तब पता चलेगा कि तुम्हारी आदतें कितनी बिगड़ी हुई हैं। क्या बिगड़ी हुई हैं मेरी आदतें? योगेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते। हिंदुस्तानी मर्दों की यही तो मुश्किल है। शादी से पहले माँ उनकी गलत आदतों को बढ़ावा देती है और शादी के बाद बीवी। इसलिए उन्हें अपनी अच्छी बुरी आदतों में फर्क पता नहीं चलता है। अगर इस दुनिया से मैं पहले चली गई ना, तब समझोगे कि मैं सही कहती थी। तुम तो हमेशा सही कहती हो, योगेश जी शरारत से कहते। लेकिन तुम्हें पहले जाने कौन देगा? मुझसे पहले तुम नहीं जा सकती। रूमा के झल्लाने पर भी योगेश जी मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, लेकिन कहाँ रोक पाए थे वह रूमा को अपने से पहले इस दुनिया से जाने से। उफ, रूमा, कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? कैसे बीतेगी बाकी की जिंदगी? जब तन मन धन तीनों शक्तियाँ मेरे पास थीं, तब तुम साथ रहीं, और जब इस उम्र में तीनों ही चुकने को हैं तो तुम भी किनारा कर गईं। किसके सहारे छोड़ गई हो मुझको? मेरा सुबह से शाम तक का एक एक पल तुम्हारे व्यक्तित्व से बंधा था। तुम्हारा झल्लाना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, प्यार करना, आज सब कुछ अच्छा लगता है। तुम वैसे ही आकर क्यों नहीं मुझ पर झल्लाती, गुस्सा करती? योगेश जी ने रोते रोते अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया। 62 वर्षीय योगेश जी की पत्नी की मृत्यु हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। एक बेटा, बहू व 2 पोतों का परिवार था उनका। आजकल तो सब घर में ही थे, फिर भी रूमा की यादें उन्हें इतनी बेचैन कर रही थीं। जब 2 दिन में बेटा परिवार सहित चला जाएगा, तब कैसे रहेंगे वे? योगेश जी बहुत देर तक यूं ही रोते रहे। तभी पीठ पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने सिर उठाया। बेटा रोहन खड़ा था। यह क्या डैडी, आप फिर रोने लगे? रोहन बोला। योगेश जी ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें भी नम थीं। रूमा के जाने का दुख उसे भी होगा, लेकिन उसके पास अपना परिवार है, नौकरी है, वह कल उसमें व्यस्त हो जाएगा। माँ की यादें उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हैं, उसकी जिंदगी नहीं। सोचकर वह दोबारा रो पड़े। डैडी, रोहन उनके आंसू पोंछते हुए बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि आप यहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे, हमारे साथ चलिए। अकेले में आपकी देखभाल कौन करेगा? हम परसों चले जाएंगे। मेरी मजबूरी आप समझते हैं। मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, इशिता की भी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। मुझे हर वक्त आपकी चिंता लगी रहेगी। आप साथ रहेंगे तो चिंता नहीं रहेगी। योगेश जी ने आंखें पोंछकर रोहन की तरफ देखा। वह जानते थे कि वह कतई झूठ नहीं बोल रहा, उसे उनकी चिंता थी। पर वह अपना आशियाना छोड़कर कहाँ जाएं? ऐसी ही परिस्थितियों से कभी योगेश जी भी गुजरे थे। जब गांव में उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तब उन्होंने भी यही शब्द अपनी माँ से कहे थे, लेकिन माँ भी हमेशा के लिए उनके पास आने के लिए तैयार नहीं हुई थीं। मरते दम तक वह गांव के मकान में ही रहीं। माँ ने भी उस समय बहुत सलीके से योगेश जी की बात टाल दी थी। आऊँगी बेटा, अभी यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ अपने हैं, रिश्तेदारी है, पूरी उम्र इसी घर में बीती, तेरे पिता की यादें हैं यहाँ। कहाँ जाऊँ इस घर को छोड़कर? कुछ महीने बाद लेने आना तो साथ चल पड़ूंगी। लेकिन फिर भी माँ हमेशा उनके पास नहीं रहीं, बस
थोड़े दिनों के लिए आती और फिर गांव जाने की रट शुरू कर देती। उनके घर में माँ का मन ज़्यादा दिन ना लग पाता था और उन्हें जीवन भर माँ की देखभाल वैसे ही करनी पड़ी, दूर रहकर। आज कुछ ऐसी ही परिस्थितियों व मनोभावों के साथ वह अपने बेटे के समक्ष खड़े हैं। आऊँगा बेटा, अभी थोड़ा मन व्यवस्थित हो जाए, बदली हुई परिस्थितियों को दिलो दिमाग से स्वीकार कर लूँ, तब आऊँगा। फिर घर का भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, घर का प्रबंध मैं कर लूँगा। कुछ दिनों के बाद फिर छुट्टी लेकर आ जाऊँगा, तब घर को किराए पर दे देंगे। घर को किराए पर देने की बात सुनकर योगेश जी को झटका सा लगा, जैसे रूमा के साथ साथ उनका वजूद भी छिन रहा हो। इस घर की अहमियत ने जैसे अचानक दिल में सिर उठाया। उनकी जड़ है यह घर, यहाँ से उखड़ कर तो वे मर जाएंगे। कुछ रुक कर योगेश जी ने कहा, मैं स्वयं ही कोई ना कोई प्रबंध कर लूँगा। मैं घर को किराए पर नहीं देना चाहता। मेरे तुम ही तो हो, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। लेकिन थोड़ा समय मैं अभी यहीं बिताना चाहता हूँ। रोहन चुप हो गया। पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई बात करके वह इस समय उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। तीसरे दिन जब सुबह 6 बजे की ट्रेन से रोहन परिवार सहित चला गया, इशिता काम करने वाली से ही खाना बनाने की बात कर गई। बेटे के परिवार के जाने के बाद खाली घर जैसे योगेश जी को काटने लगा था। रूमा की यादें बेचैन करतीं तो उनका दिल करता कि छत से कूदकर जीवन समाप्त कर दें। जीवन भर व्यस्त रहने के बाद अब आराम के क्षण आए थे, लेकिन रूमा ने इतनी जल्दी जीवन से हार मान ली। वह जिएं तो क्यों जिएं और किसके लिए जिएं। मन किया कि एक कप चाय बना लें। रूमा के रहते कभी शौकिया चाय बना लेते थे। इसके अलावा उन्हें गृहस्थी का कोई काम नहीं आता था। उठकर किचन में गए। चाय में दूध डालने के लिए दूध के बर्तन का ढक्कन हटाया तो पाया कि दूध फट गया है। दूध गर्म ही नहीं किया था। काली चाय ही कप में डालकर बाहर बरामदे में बैठ गए। कितनी देर तक वह बरामदे में ही बैठे रहे। काम वाली खाना शाम को ही बनाकर रख गई थी। उन्होंने सब्जी गरम की और किसी तरह एक चपाती गले से उतारी। बचा खाना फ्रिज में रखकर वह अपने कमरे में आ गए। जब योगेश जी बिस्तर पर लेटे तो याद आया कि सारे घर के दरवाजे व बत्तियां चेक करना भूल गए हैं। रूमा के लिए ये सब कोई काम नहीं थे। यह सब तो उसकी आदत में शामिल था। मगर योगेश जी ने तो जिंदगी भर नौकरी के सिवा कुछ नहीं किया था। घर बाहर के सारे काम रूमा अकेले करती थी। करवटें बदलते बदलते योगेश जी को नींद आ गई। सुबह 8 बजे घंटी की आवाज़ से उनकी नींद खुली। रूमा के जाने के बाद वह पहली बार अकेले थे। उठकर दरवाज़ा खोला तो दूध वाला घंटी बजा रहा था। आंखें मूंदे मूंदे बेड टी पीने वाले योगेश जी को गेट का ताला खोलकर दूध लेना भी खल गया। दूध गर्म करने रखा और बाथरूम चले गए। वापस आए तो दूध उफन कर बह रहा था। फिर एक कप चाय बनाई। दूध कामवाली आकर साफ कर देगी, यह सोचकर वह बरामदे में आकर अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगे। अखबार पढ़ते हुए दिल दिमाग फिर भटक गया। रूमा के रहते तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी कभी ख्याल नहीं किया। कौन सी चीज़ उन्हें खाने को देनी है, कौन सी नहीं, यह सब रूमा ही ध्यान रखती थी। अब इस सब का ख्याल उन्हें खुद रखना था। दिन जैसे जैसे बीतने लगे, बासी खाने व अस्त व्यस्त घर के साथ धीरे धीरे वह समझौता करने लगे। कई काम करना भी सीख गए, लेकिन मन तो जैसे रीत गया था। किसी का स्नेहिल स्पर्श पाने व स्नेहिल बातें सुनने को उनका मन तरस जाता। कुछ समय बाद योगेश जी ने सर्वेंट क्वार्टर में एक परिवार रख दिया। कुछ समस्याएं इससे कम हो गईं। पति कहीं बाहर काम करता था। पत्नी ने उनके घर के सारे काम संभाल लिए। खाना वक्त पर गर्म मिलने लगा। घर भी व्यवस्थित रहने लगा। लेकिन दूसरी समस्या शुरू हो गई। उनके 4 बच्चे घर में बहुत शोर मचाते थे। योगेश जी बच्चों को उनके क्वार्टर की तरफ खेलने को कहते, पर वे योगेश जी के बरामदे के सामने आकर शोर मचाते।
वह बार बार डांट कर भगाते, मगर वे फिर आ जाते। तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? एक दिन उन्होंने गुस्से से पूछा। पढ़ते हैं दादाजी, सबसे बड़ा बच्चा बोला। तो जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। हमने कर ली दादाजी, सबसे बड़ा बच्चा बोला। मुझे दिखाओ अपनी किताबें, क्या पढ़ते हो? दादाजी संबोधन सुनकर योगेश जी का गुस्सा कुछ शांत हो गया था। चारों बच्चे अपनी अपनी किताबें लेकर आए। उस दिन वह बहुत देर तक उनकी किताबें देखते रहे। बच्चों की किताबें देखते वह उनसे बातें करते करते 2-3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस दिन योगेश जी को अच्छा लगा। रूमा की मृत्यु के बाद पहली बार अकेलापन कम लगा। उन्होंने दूसरे दिन बच्चों को फिर आने को कहा। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि बढ़ती गई। अपने बच्चों को पढ़ाते देखकर बच्चों के माता पिता का व्यवहार भी उनके प्रति और अपनत्व से भर गया। बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरने लगा और उनकी धमाचौकड़ी कम होती गई। योगेश जी के जीवन में रूमा की मृत्यु के कारण हुआ खालीपन जैसे एकाएक भरने लगा था। वह तन मन से व्यस्त रहने लगे। जीवन पुरानी धारा से रास्ता बदलकर नई धारा में बहने लगा। बेटे के फोन लगातार आ रहे थे। वह उन्हें अपने पास बुला रहा था। योगेश जी अभी टालते जा रहे थे। मुंबई जैसी महानगरी में वह फ्लैट का जीवन देख चुके थे। रूमा के साथ वह कई बार बेटे के पास हो आए थे। बेटा बहू दोनों नौकरी करते थे, लेकिन तब रूमा होती थी, लिहाजा दोनों बाहर घूम आते थे। लेकिन अब स्थिति में फर्क आ गया था। वह अकेले दिन भर कैसे रह पाएंगे? फिर भी बेटे का दिल रखने के लिए जाना तो था ही। बुढ़ापे का वही सहारा था। अभी तो वह अकेले रहने लायक हैं, लेकिन बाद में एकदम लाचार होने पर बेटे के पास जाना ही होगा। आखिर योगेश जी ने जाने का निर्णय ले लिया। आरक्षण कराकर उन्होंने बेटे को सूचना दे दी। सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे दोनों पति पत्नी को घर की देखभाल के बारे में सब कुछ समझाकर वह मुंबई चले गए। स्टेशन पर बेटा लेने आ गया था। बच्चे दादाजी के आने से खुश हुए। अगले दिन शनिवार था। बच्चों व बहू की छुट्टी थी। रोहन भी उस दिन जल्दी आ गया। शनिवार रविवार 2 दिन परिवार के साथ कटे। बहुत दिनों के बाद परिवार के साथ रहना अच्छा लगा। उन्हें लगा कि आकर ठीक किया। सोमवार से सबकी अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। बच्चे व बहू सुबह 6 बजे निकल गए। बहू खाना बनाकर रख गई थी। बेटा भी 8 बजे निकल गया। अब घर में योगेश जी अकेले रह गए। दिन भर उन्हें अकेलापन खलता रहा। अपने घर में उन्हें अब इतना अकेलापन नहीं खलता था। वहाँ महानगरीय व्यस्तता नहीं थी। खाना भी गर्म व ताज़ा मिल जाता था। 5 दिन किसी तरह कटे। शनिवार रविवार फिर सबके घर पर रहने से अच्छा लगा। अपनी दिनचर्या में बहू व बच्चे 3 बजे घर आते थे। 8 बजे से 3 बजे तक बालकनी से बेडरूम व बेडरूम से बालकनी में योगेश जी अकेले चक्कर काटते रहते। नीचे उतरें भी तो अकेले कहाँ जाएं? जब रूमा के साथ आते थे तो यह सब नहीं खलता था। किसी के घर में रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अकेले में चाय बनाने की इच्छा होती तो उन्हें किचन में कुछ मिलता ही नहीं था। अखबार किताबें भी कितना पढ़ें। बच्चों के स्कूल से आने का इंतजार भी बेमानी होता। थके हारे से बहू व बच्चे घर आकर खाकर सो जाते। उठकर बहू उन्हें पढ़ने बैठा देती। 5 बजे से पढ़ने बैठे बच्चे 9 बजे से पहले ना उठते, फिर खाना खाते और सो जाते। हाँ, शनिवार व रविवार को बच्चे थोड़ा खाली रहते, मगर कुल मिलाकर उन्हें बच्चों का भी ज़्यादा साथ नहीं मिल पाता था। योगेश जी ने बच्चों की पढ़ाई में रुचि दिखानी चाहिए तो उन्हें लगा कि यह भी उनके बस की बात नहीं। फिर बच्चे माँ से ही पढ़ना पसंद करते। अपने सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे बच्चों को पढ़ाकर योगेश जी उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने में कामयाब हो रहे थे। उसमें वह जीवन की सार्थकता का अनुभव कर रहे थे। लेकिन यहाँ उन्हें लग रहा था कि वे सुबह से शाम और शाम से सुबह के इंतज़ार में बस समय काट रहे हैं। ऐसे दिन आखिर कब तक गुजरेंगे?
बेटे के परिवार की दिनचर्या ऐसी ना थी जिसमें वह खुद को उपयोगी सिद्ध कर पाते, लेकिन उन चारों बच्चों का मार्गदर्शन करके वह अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। उनका आशियाना तो उन चारों बच्चों के कारण गुलजार हो गया था। उन बच्चों के पास योगेश जी के लिए और योगेश जी के पास उन बच्चों के लिए समय था। उन चारों में से अगर कोई भी बच्चा माली या चौकीदार से ऊपर क्लर्क भी बन गया तो योगेश जी अपने जीवन को सार्थक समझेंगे। बच्चों के माता पिता भी उनके प्रति श्रद्धा के कारण उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देते। अतः योगेश जी ने लौटने का निर्णय ले लिया। बेटे बहू ने सोचा था कि उन्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वह सहर्ष रहेंगे, पर उनके जाने की बात सुनकर सभी चौंक गए। डैडी, इतनी जल्दी? कोई दिक्कत है क्या? बेटे ने पूछा। नहीं बेटा, दिक्कत कोई नहीं है। तुमने व बहू ने मेरी सेवा में कोई कसर बाकी न रखी, लेकिन ऐसा खाली व बेकार जीवन मुझसे नहीं जिया जा रहा। मेरा विश्वास करो बेटा, मैं वहाँ सुख से हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं। फिर दूर से भी तुम मेरा ख्याल रखते हो, हर तीसरे दिन फ़ोन करते हो, इसके अलावा छुट्टियों में आ जाते हो। फिर भी जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। योगेश जी बेटे को बहुत कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन शब्दों में कह नहीं पा रहे थे, जबकि रोहन उनके मन की बात समझ रहा था। पिता ने अपना अकेलापन दूर करने का जो रास्ता, जीवन की सार्थकता का जो उपाय सोचा था, वह सही था। कई लोग पुनर्विवाह भी करते हैं, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इस उम्र में किसी अजनबी के साथ शारीरिक व मानसिक स्तर पर जुड़ना आसान नहीं होता है। फिर सभी के जीवन की प्राथमिकताएं अलग हैं। बेटे ने उनके जाने का आरक्षण करा दिया। बहू व बच्चों ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने सबको प्यार से समझा दिया और छुट्टियों में घर आने के लिए कहा। दूसरे दिन जब योगेश जी अपने घर के गेट के सामने रिक्शे से उतरे तो अपना घर देखकर उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही सामने खेल रहे बच्चे दादाजी दादाजी पुकारते उनकी तरफ भागे। उन्हें पल भर को भी नहीं लगा कि वे नौकर के बच्चे हैं। उनके तृषित मन को जैसे बच्चों के शोर ने सुगंधित शीतल बयार से भर दिया था। उन्होंने स्नेह से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और फिर हाथ में पकड़ा टॉफ़ियों का पैकेट उन्हें पकड़ा दिया। बच्चे टॉफ़ियों का पैकेट लेकर माँ को बताने क्वार्टर की तरफ भाग गए। योगेश जी ने जेब में चाबी टटोली और दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्हें लगा जैसे रूमा हमेशा की तरह प्रतीक्षारत दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी उनका स्वागत कर रही है। वह मंत्रमुग्ध से रूमा की ख्याली मूर्ति को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गए। उन्हें लगा जैसे रूमा भी मुस्कुराती हुई गर्दन हिलाकर उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। अभी आप सुन रहे थे कहानी आशियाना। प्रौढ़ावस्था में जब बच्चे नौकरी की खोज में महानगरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब रह जाते हैं अकेले माँ बाप। उनमें भी यदि जीवन साथी का साथ छूट जाए तो जीवन निरर्थक लगने लगता है। ऐसे समय में यदि स्वयं को किसी सार्थक कार्य में व्यस्त कर दिया जाए तो जीवन की राह थोड़ा आसान हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। साथ ही कहानी को लाइक एवं शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।